lecture of our electrostatic discussion. In this lecture, we will talk about volume charge distribution in a great detail. In the last lecture, we discussed the case of a sphere, solid non-conducting sphere. उसके अंदर बाहर सब जगह हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बहुत डिटेल में डिस्कस किया. बट इन दिस लेक्चर आवर डिस्कशन विल बी मोर फोकस्ड ऑन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उस फॉर्मूले को याद रखने का ट्रिक क्या है जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि मैं इस क्लास में बताऊंगा. फॉर द स्फीयर ऑल्सो, फॉर द सिलेंडर ऑल्सो एंड फॉर द क्यूबॉइड ऑल्सो. सिलेंडर और क्यूबॉइड के डेरिवेशंस आपको जानने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर बस उसके फॉर्मूले और उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखना जरूरी है. राइट? सो लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन बाय रिमाइंडिंग यू and remembering you the formula of sphere. So what we discussed in the last lecture, that if you have a sphere and this sphere is completely charged, this sphere completely charged है, volume में charge है, the radius of the sphere is r and it has charge q, rho will be q upon 4 by 3 pi r cube. And this rho is called volume charge density. Volume charge density. Now to remember the formula of electric field, we have a trick. First of all, let's write electric field inside. Inside में electric field क्या होगा उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं. ठीक है? तो सारे फॉर्मूले में रो बाय एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही. सारे फॉर्मूले में रो बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा इनसाइड में, सब केस में. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्फीयर में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब नहीं कर सकते. उसका केस हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे. वो एक बहुत लेंदी केस होगा, उसमें पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, सब में ऐसा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखें, रो बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनसाइड में. तो फॉर्मूला हो गया. अब यहां पे आपको नंबर लिखना होगा. अब ये नंबर क्या होगा ये आपको सोचना है. अब ये नंबर क्या होगा ऐसे सोचेंगे कि ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है. तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस का क्यूब होता है. रेडियस का क्या होता है, क्यूब. इसलिए क्योंकि क्यूब होता है इसलिए यहां फॉर्मूला 3 रखेंगे. क्लियर? अब देखिए सेम फॉर्मूला मैं सिलेंडर के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूं. सेकंड केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के अंदर लिखेंगे. जो सिलेंडर होगा उसको लॉन्ग सिलेंडर कहेंगे. लॉन्ग सिलेंडर, ये लॉन्ग सिलेंडर होगा क्योंकि बहुत लंबा है और इसके विसिनिटी में पूरा चार्ज भरा हुआ है. इसका साइज बहुत ज्यादा लंबा है, ऊपर में भी नीचे में भी. और ये इस सिलेंडर का एक्सिस है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है. ठीक? इस सिलेंडर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है. यहाँ पे चार्ज बाय वॉल्यूम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है, इसलिए रो. एक गिवन लेंथ का चार्ज लिखेंगे और उस गिवन लेंथ का वॉल्यूम से डिवाइड करके रो निकाल लेंगे. अब अगर मुझे इनसाइड में चाहिए, यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे. मैंने क्या कहा था, रो बाय एप्सिलॉन नॉट तो सब में होगा, आर के प्रोपोर्शनल भी होगा. फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, इनसाइड की बात कर रहे हैं. दूसरा यहां पे हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होगा. कैसे लिखेंगे, यहां पे कैसे लिखे थे, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब था. यहां पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर है, इसलिए यहां 2 लिखेंगे. क्लियर? ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे याद रखना है, यही चीज आपको ध्यान में रखना है. एक और केस होगा हमारे पास क्यूबॉइड का. ये क्यूबॉइड नॉर्मल क्यूबॉइड नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा. इसको हम लोग थिक इनफाइनाइट सीट कहते हैं.
हम लोगों ने थिन इनफाइनाइट सीट चर्चा किया था, हम लोगों ने थिन इनफाइनाइट सीट के बारे में चर्चा किया था। अगर पतला सा कोई सीट हो, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल हो, तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल होता है। उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इस बार जो सीट का थिकनेस है, ये तो इधर बहुत लंबा है, इधर भी बहुत लंबा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन थिकनेस फाइनाइट है, सिर्फ थिकनेस फाइनाइट है। इस डायग्राम को आप देखिए तो ये थोड़ा बहुत आपको सीपीयू जैसा लगेगा, सीपीयू जो आप हमारे घर में होता है कंप्यूटर का, उसके जैसा। ये इधर भी बहुत सारा लंबा निकला हुआ है, ये उधर पीछे भी बहुत लंबा है। थिकनेस खाली ऊपर भी बहुत लंबा है, नीचे भी बहुत लंबा है, ये मतलब इधर भी बहुत। अब इमेजिन दोस्तों वॉल, एक कोई वॉल जो देखिए, वॉल का थिकनेस फाइनाइट होता है, ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, सिर्फ थिकनेस फाइनाइट है, तो उसके तो वॉल्यूम में चार्ज होगा ना, तो वही चीज यहां है, ठीक। तो इसका जो थिकनेस है उसे हम लोग डी कहेंगे, इसका जो थिकनेस है उसको डी कहेंगे, और इसका ये इस तरह से एक्सिस होगा, बीच से लाइन, उसको एक्सिस कहेंगे। इसके अंदर इस पॉइंट पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे इस केस में लिखे। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है, वो कैसे लिखेंगे, तो सोचेंगे फिर से, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसा है ये, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, मतलब सबका पावर तो 1 ही है, इसलिए यहां 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, क्लियर। इनसाइड में क्या याद रखें, रो बाय एप्सिलॉन नॉट सब में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, खाली स्फेयर का वॉल्यूम में आर का क्यूब होता था तो 3 होगा, यहां आर का स्क्वायर होता है इसलिए 2 होगा, यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, पावर 1 ही रहता है इसलिए 1 होगा, क्लियर। अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ कैसा होगा, किसके लिए, स्फेयर के लिए, तो देखिए ये सेंटर है और ये रेडियस है, सेंटर से रेडियस तक का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। इस एंगल को थीटा कहेंगे, इसका स्लोप होगा tan थीटा, ये tan थीटा कितने के बराबर होगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्स होगा वो कितना होगा, तो रो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर लिख देंगे, तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली बनाएं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ दिखाएं आपको, ये इसका एक्सिस हो गया, एक्सिस से इस रेडियस तक यहां तक का बना रहे हैं, देखिए यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। इस एंगल को अगर थीटा कहें तो स्लोप लिखेंगे tan थीटा, कितना लिखेंगे स्लोप, देखिए रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसकी बता दीजिए, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये होगा ई मैक्स, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दीजिए, तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर इसका ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ, ये 0 है, ये d/2, यहां से यहां तक को d/2 कहेंगे, तो d/2 के साथ देखिए E जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा। इस एंगल को थीटा कहेंगे, स्लोप क्या होगा, tan थीटा, कितना लिखेंगे, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन सी हर का ग्राफ, हर का फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं इनसाइड में। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर आउटसाइड। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो चलिए याद रखते हैं आउटसाइड में, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो देखिए ये टर्म तो वही रहेगा,
मतलब रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, यहाँ रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है इसमें रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, इसमें रो बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। मतलब ये टर्म पहले लिख दीजिए। क्लियर? अब इसके वॉल्यूम को जब हम लोग लिख रहे थे स्फेयर का वॉल्यूम, तो क्या था उसमें 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो यहां पे इसलिए r का क्यूब कर दीजिए, रेडियस का क्यूब ऊपर में, और नीचे में स्मॉल r का पावर इससे एक कम लिख दीजिए, यहां पावर 3 है ना, यहां 2 लिखेंगे। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आउटसाइड। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये क्वांटिटी रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहा, इनटू ऊपर में क्या करेंगे, क्योंकि स्फेयर का वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब होता था इसलिए r क्यूब लिखा, कैपिटल R का क्यूब, डिवाइडेड बाय स्मॉल r नीचे होगा, उसका पावर कितना होगा, ऊपर वाले से एक कम। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ हम लोग पिछले क्लास में ड्रॉ भी किए थे, बताया था मैंने, बहुत फेमस ग्राफ है, याद रखना है बहुत अच्छे से। यहां चलिए सिलेंडर के लिए आउटसाइड बात करते हैं, आउटसाइड पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे तो खुद से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो एस हो गया, इनटू सिलेंडर के वॉल्यूम में रेडियस का पावर क्या होता है, r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो कैपिटल R का स्क्वायर, स्मॉल r नीचे, पावर कितना लिखेंगे 1, तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। दिस इज फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी ग्राफ इसी तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, टेढ़ा ग्राफ ऐसा बना देंगे। क्लियर? अब यहां चलते हैं, बाहर में लिखना चाहते हैं इस पॉइंट पर, ये बाहर का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं, ये आउटसाइड में, मतलब जैसे ये सीट है, थिक सीट है, मान लीजिए ये थिक सीट है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं उस सीट के बाहर। इसको मैं दिखाना चाहूँ तो इसे दिखा भी सकता हूँ, देखिए ये सीट के बाहर का पॉइंट है, इसको हम लोग ऐसे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, ये बाहर के पॉइंट पे बताना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उस बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, अब देखिए 3D थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, बाहर के पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो ये वाला टर्म तो सेम रहेगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, इनटू इसमें रेडियस की जगह d/2 है, इसमें रेडियस की जगह d/2 है, तो d/2 का पावर, भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला में तो इसमें पावर 1 ही होता था, तो 1 होगा, डिवाइडेड बाय r का पावर, ये 1 है तो यहाँ एक पावर कम 0 होगा, तो r का पावर 0 तो 1 होता है, और d/2 का पावर 1 तो इसको ऐसा लिखना है, इनटू d/2, 2 यहाँ लिखते हैं। यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर स्मॉल r ग्रेटर देन इक्वल टू d/2। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r के इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? तो अगर स्मॉल r के इंडिपेंडेंट है तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो स्मॉल r का वैल्यू d/2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा रो d/2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो है, ये कांस्टेंट लाइन भी तो वही है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आई होप ये 3 वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूले थे, तीनों का केस, ग्राफ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के हेल्प से आपको समझाया। आई होप आपको ये अभी अच्छे से याद हो जाएगा। इन फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया देता है। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज, जेईई मेंस में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से लिखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये पोर्शन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है पूरे क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लिखिए। फिर इस पे मैं एक सवाल कराऊंगा जो कि आईआईटी जेईई 2015 में आया हुआ है, और उस सवाल से मैं समझाऊंगा कि इन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है। राइट, प्लीज नोट इट डाउन। So let's discuss a question from
जेईई एडवांस 2015 पेपर। इस क्वेश्चन में मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि कैविटी वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कैविटी वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको, जब मैं आपको इनफाइनाइट सीट पढ़ा रहा था तो इनफाइनाइट सीट में मैंने एक डिस्क के शेप का कैविटी लिया था और उसके हेल्प से समझाया था कि कैविटी वाला क्वेश्चन जब भी होगा तो जो चीज निकाला गया है आप पहले उसको, जैसे सीट था उससे डिस्क निकाले थे तो पहले सीट माइनस डिस्क लिख दीजिए, पहले सीट का निकालिए फिर डिस्क का निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सिलेंडर में से किसी स्फेयर को निकालेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर है, एक बहुत ही लॉन्ग सिलेंडर है और इस लॉन्ग सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है। इस लॉन्ग सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका एक्सिस है। इस लॉन्ग सिलेंडर में से एक स्मॉल स्फेयर को स्कूप आउट कर लिए जिसका रेडियस r/2 है और बाकी सिस्टम पे चार्ज है एज इट इज। तो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये रो है। आपको बताना है कि सेंटर से 2 कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक्चुअली क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछा हुआ था तो इनफैक्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 23 रो R by 16 n एप्सिलॉन नॉट। एंड पूछा था फाइंड n का वैल्यू पूछा था क्योंकि ये इंटीजर टाइप में सवाल था इसलिए सवाल ऐसे पूछा गया। ये सवाल है, ये सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है लेकिन उसके पहले हम लोग सही से समझ लेते हैं। यहां पे दो चीज का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, सिलेंडर का और स्फेयर का। ठीक है, दोनों के बाहर ये पॉइंट है तो दोनों के बाहर का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एक बार पहले हम लोग बाहर के लिए फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किया कि स्फेयर के बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग अपने कॉपी में देखिए, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल R? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज स्मॉल r? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, राइट? व्हाट इज कैपिटल R? रेडियस ऑफ द स्फेयर। सिलेंडर के भी बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r। व्हाट इज कैपिटल R? रेडियस ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज स्मॉल r? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। पॉइंट का डिस्टेंस सिलेंडर के एक्सिस। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग कॉम्बो पैक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग कहें कि इस सिस्टम को लिखा जा सकता है एक सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर जिसका ये एक्सिस है, इसका रेडियस कैपिटल R है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, माइनस एक स्फेयर जिसका रेडियस r/2 है। इसमें गलती हो जाता है, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, r/2 दिया हुआ क्वेश्चन। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। यहां से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, पॉजिटिव से दूर होगा। कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत आसान से लिख सकते हैं। सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखे, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर, वो तो कैपिटल R स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय स्मॉल r, मतलब ये डिस्टेंस जो कि 2r है। तो एक r निपट गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रो r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इवन का वैल्यू। सो दिस इज इवन, रो r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस स्फेयर के कारण लिखे इस पॉइंट पर, ये स्मॉल r भी 2r है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E2 कहेंगे। ये E2 लिखना चाहते हैं, लिखिए, बहुत आसान। स्फेयर के कारण क्या फॉर्मूला होता है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R का क्यूब, मतलब रेडियस ऑफ स्फेयर का क्यूब। तो स्फेयर का रेडियस r/2 है, उसका क्यूब क्या लिखेंगे, r³ by 8 डिवाइडेड बाय
स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस जो कि 2r है उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा रो, ये r स्क्वायर से कटा तो रो r, ये 8 भी नीचे आ जाएगा तो 8 4 जा 32 3 जा 96, रो r बाय 96 एप्सिलॉन नॉट, तो E2 ये होगा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो कितना लिखेंगे E1 माइनस E2, तो माइनस करने के लिए रो r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा 1 माइनस, यहां क्या बचा 1 बाय 24, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 1 माइनस 1 बाय 24, 23 बाय 24 हो जाएगा, तो 23 रो r बाय 24 हो जाए 96 एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए 23 रो r से 23 रो r कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही हो गया, ये आंसर हो गया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था n निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था ये 23 रो r बाय 16 n एप्सिलॉन नॉट, तो उसको उसके बराबर कर दिए, तो एप्सिलॉन नॉट कटा 16 n का वैल्यू 16 के बराबर, 16 n का वैल्यू 96 के बराबर, तो n कितना हो जाएगा 96 बाय 16, ये 6 बार में कट जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया 6। क्लियर? आई होप ये कैविटी का सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं कैविटी का और कराना चाहता हूं, वो सवाल स्फेयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी का है, उस सवाल को आईआईटी ने 2 बार रिपीट किया है, चांसेस है कि वो फिर से रिपीट हो जाए। पहली बार आईआईटी ने उसको बस एक वर्ड्स में पूछ दिया था, पूछा था कि स्फेयर के अंदर जो अगर स्फेरिकल कैविटी कर दे तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा, 4 ऑप्शन थे, और दूसरे में उसमें उसको डिराइव करना था। 2 बार ये सवाल पूछा गया है आईआईटी में, तो वो नीट और जेईई में दोनों में पूछने का चांसेस है, और इनफैक्ट आईआईटी में भी रिपीट हो सकता है, वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे बुक्स में मिल जाएंगे। तो पहले इसको लिखिए, फिर एक क्वेश्चन वो करके आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस सवाल में क्या है कि एक हम लोग के पास स्फेयर है, इस स्फेयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दिया हुआ है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, राइट, और इस स्फेयर के सेंटर से कुछ दूरी पर एक स्फेरिकल कैविटी कंस्ट्रक्ट कर दी। ये क्या है? एक स्फेरिकल कैविटी। इसका मतलब जो चार्ज है वो सब इस पार्ट में है, ठीक। इस स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है, इस स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, और इस स्फेयर से इस कैविटी के सेंटर का डिस्टेंस d है। इस वेक्टर को d वेक्टर दिखा है, और आपसे यह पूछा है कि इस पॉइंट से, कैविटी से किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर मैं इसको स्मॉल r वेक्टर कह दूं तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मतलब इनसाइड द कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी। इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? इसके लिए फिर से हम लोग उसी तरह कहेंगे कि ये जो सिस्टम है इसको 2 सिस्टम का कॉम्बो पैक समझ सकते हैं। पहला तो पूरा कंप्लीट स्फेयर, दूसरा ये छोटा स्फेयर, दोनों को माइनस करेंगे। अब हम डायग्राम 2 बार नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट निकालने को बता रहे हैं आपको। पहले ये कैविटी भूल जाइए, भूल गए, पहला पार्ट तो खाली स्फेयर हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकाल सकते हैं। देखिए अगर ट्रायंगुलर रूल लगाएं, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये d ये r, ये दोनों हेड टू टेल जॉइंट है। ये वेक्टर अगर हेड टू टेल जॉइंट हो तो दोनों वेक्टर का सम ये वेक्टर होगा, d वेक्टर प्लस r वेक्टर, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस कैविटी को भूल गए थे, सिर्फ
इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है। भाई इस सिस्टम को क्या दिखाओगे आप? मैं बना ही देता हूं, इसको दिखाएंगे आप कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर की रेडियस r है, ये वो पॉइंट है जहां पे निकाल रहे हैं, जिसका ये पोजीशन वेक्टर निकाली सेंटर से, कितना हुआ वो d वेक्टर प्लस r वेक्टर। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस स्फीयर के अंदर है। स्फीयर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद किए थे, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो ये यही तो है स्मॉल r, सेंटर से डिस्टेंस, इसी के डायरेक्शन में होता है। तो ये होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। तो स्मॉल r के बदले हम लोग क्या लिख दिए, d प्लस r, क्योंकि स्मॉल r मतलब होता है सेंटर से डिस्टेंस, तो वो d प्लस r। ये E1 वेक्टर हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। दूसरा, ये कैविटी होगा, ये कैविटी का सेंटर है, और यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे लिखना है हम लोग को इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो फिर से एक स्फीयर है। स्फीयर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, इधर की तरफ होगा, इसको E2 कहेंगे। ये भी स्फीयर के इनसाइड है, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r, ये तो फॉर्मूला होता है। यहां पे d प्लस r क्यों लिखे, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से d प्लस r था। यहां पे r क्यों लिखे, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से r। अब दोनों को अगर माइनस कर दें, E नेट पूछें, मतलब यहां पे पूछ रहे हैं E नेट, तो दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो देखिए रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, d प्लस r माइनस r, d वेक्टर। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, d वेक्टर, ये वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, इसका वैल्यू भी फिक्स है। वैल्यू मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और इस वेक्टर का डायरेक्शन भी फिक्स है। इस वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां आएंगे, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से छोटे वाले स्फीयर के सेंटर की तरफ। इसका मतलब इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछें, तो उसका वैल्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू d के बराबर होगा, और डायरेक्शन d वेक्टर के ही डायरेक्शन में होगा। मतलब इस पॉइंट पे पूछेंगे तो भी इधर ही की तरफ होगा, कितना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू d वेक्टर के बराबर। इस पॉइंट पे पूछेंगे तो भी इधर की तरफ, इस पॉइंट पे पूछेंगे तो भी इधर ही की तरफ है। समझ पा रहे हैं ये बात? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, इनसाइड द स्मॉल स्फेरिकल कैविटी। आगे से इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत फेमस सवाल है, और अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो आप डायरेक्ट ये बात मान सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आर्काइव बनाओगे या डिफरेंट बुक बनाओगे, तो ये चीज बार बार मिलेगा। तो आप याद रख लिए, आज याद रख लिए, तो बार बार उसको टिक करते रहोगे तो दिमाग में याद रहेगा। नहीं तो डिराइव करने में कभी भी गलती हो जाती है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, बचपन में पढ़े थे, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैविटी बहुत बच्चों के लिए, तो दिक्कत हो जाता है। वैसे मैंने पूरा एकदम डिटेल में एक चीज समझा दिया आपको, राइट? तो ये याद रखना है। इसी के साथ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सारे केसेस कर लिए, फॉर्मूला देख लिए, उस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया। एक टॉपिक और बचता है, उसका नाम है वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो रो है वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल। उसके बारे में चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।